हे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास भारत एवं विश्व नामक किताब से पाठ नंबर 7। अध्याय का नाम है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। ये हरियाणा के अंदर नई किताब आई है उसमें इतिहास की, तो उसमें से जो है आपका अध्याय नंबर 7 है ये, जिसको हम यहाँ पे इस वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में सिंपली भाषा में कहूँ तो यहाँ पे आपको एक एक लाइन समझाऊंगा, पढ़ के दिखाऊंगा, आपको पढ़ूंगा साथ के साथ लाइव आपके सामने, और उसके बाद में आपको साथ में एक्सप्लेन भी करता चलूंगा हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को। और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर में से पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, वो पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा साथ के साथ में। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। एक काम की जानकारी दे देता हूँ, बहुत काम आएगी, आपके लिए ही है भैया वो, और किसी के लिए नहीं बना रखी। देखो, हमारी एक वेबसाइट है cclchapter.com। जैसे चैनल का नाम है ना CCL क्लास चैप्टर, वैसे ही cclchapter.com नाम से हमने एक वेबसाइट बना रखी है। इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना आपको आपकी क्लास का हरियाणा से रिगार्डिंग बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लाइक आपको पेपर्स मिल जाएंगे PDF वगैरह की फॉर्म में, और उसके अलावा जो है हर एक बुक का जो है, हर एक सब्जेक्ट जो है आपके पास में, तो उनके जो है इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग शॉर्ट जितने भी आते हैं वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, साथ में उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। और ख़ास बात, ये जो बुक है इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, जिसके अंदर आपको जो है नोट्स चाहिए होते हैं, हर एक चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा अभ्यास के प्रश्न उत्तर मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलेंगे, और MCQs। अगर और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट में हमको बता सकते हो। मैं फिलहाल जो है इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। ये 4 चीज़ें जो है ना इस बुक से आपको रिटर्न में मिलने वाली है, लिखी हुई मिलने वाली हैं। तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना इसी बात पे। अब यहाँ पे जो है ना इनकी सारी चीज़ों की वीडियोस भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वेबसाइट का जो है ना जहाँ पे ये लिखा हुआ सारा कुछ, तो इसके पेज का लिंक भी दे दूंगा, और साथ में जो है आपको प्लेलिस्ट का लिंक, जहाँ से अगर वीडियो में देख के समझना है प्रश्न उत्तरों को, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को, MCQs को, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो। जैसी आपकी इच्छा, आपका जैसा मन करे भैया वैसे करो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लिखा हुआ देखना है या फिर आपको जो है पढ़ के देखना है। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा ये वाला चैप्टर 14 पेजेस का है, तो अराउंड हमें 1 घंटा लगेगा इस वीडियो में। तो आराम से भैया नोटबुक वगैरह लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसी चिल कहानी है, मज़ेदार कहानी है। इस कहानी के अंदर हम जानेंगे उपनिवेशवाद के बारे में और साम्राज्यवाद के बारे में। साम्राज्य कैसे बसे, कैसे जो है गाँव का निर्माण हुआ, या बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, मतलब अंग्रेजों से रिगार्डिंग है। हमने अभी तक जो है ना, हम अगर आप ध्यान दोगे ना इस किताब पे, तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग से हम जो है बहुत पुराने इतिहास से बढ़ते 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 हम एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जब भारत पर आक्रमण होने शुरू हो गए थे। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे, बहुत सारे आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण। अब यहाँ पे जो है ना वो समय जा चुका था, और समय आ चुका था उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का। 16वीं सदी में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जागरण हुआ। इस जागरण से विश्व में आधुनिक युग की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व यूरोप ने किया। यानी कि आधुनिक युग कह सकते हो कि मतलब मॉडर्न जो है ना, मॉडर्न टाइम आ चुका था, नया जमाना, नए ख्यालातों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। तो ये शुरू हुआ था कहीं ना कहीं यूरोप से। इस जागरण के परिणाम, ये जागरण कोई भंडारा नहीं चल रहा भैया कि माता का जागरण कीर्तन चल रहे हैं, वो वाला नहीं है ये जागरण। ये मतलब जगाना एक टाइप से, या फिर शुरुआत करना, उसको बोलते हैं यहाँ पे। तो इसके परिणाम स्वरूप यूरोप और विशेष रूप से इंग्लैंड में खेती करने के तरीके एवं उत्पादन के क्षेत्र में महान परिवर्तन हुए, जिससे वहां बड़ी मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। अपने तैयार माल को बेचने एवं अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए यूरोप के देश एशिया और अफ्रीका के विशाल भूभागों की तरफ आकर्षित हुए। यानी कि देखो, उनको अपना कपड़ा या कुछ भी चीज़ें चाहिए थी, कच्चा माल चाहिए था, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जो है ना एशिया के पास जा रहे थे, अफ्रीका के पास में जा रहे थे, और वहाँ जाकर जो है वो लोग वहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया था। वह इन भागों पर अपना आर्थिक एवं राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे। यानी कि वो लोग अब ये चाहने लगे, देखो धीरे धीरे आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो ये लोग कब्जा करेंगे। तो इनकी वही नीति काम आनी स्टार्ट हो गई थी। ये जो है ना आर्थिक और राजनीतिक जो है वहाँ पे कब्जा करना चाह रहे थे। इसी आधिपत्य के प्रयासों को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का नाम दिया जाता है। प्रस्तुत अध्याय में हम उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के कारणों, उपनिवेशक, उसके स्वरूप एवं उसके
विस्तार व प्रभावों का अध्ययन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। चलो सीखे, अध्ययन के मुख्य बिंदु हमको दिखा रखे, हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। तो पहले हम साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियां हैं जो, उसमें क्या क्या है। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति, अतिरिक्त पूंजी, यातायात और संचार के साधन, ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, सभ्य बनने का अभियान, एशिया और अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियां, और उसके बाद साम्राज्यवाद का विकास। यहाँ पे एशिया में साम्राज्यवाद, इंग्लैंड के उपनिवेशक, पुर्तगाल के, हॉलैंड के, फ्रांस के उपनिवेशक, जर्मनी रूस के भी उपनिवेशक, चीन में उपनिवेशवाद, अफ्रीका में साम्राज्यवाद। तो ये सारे जो भी पॉइंट है ना, मतलब आप वैसे एक बात जरूर मन में खटकेगी भाई, हमने मतलब सारी जो चीजें हैं हम भारत की पढ़ते आ रहे हैं और भी है यहाँ पे, तो हमें जो है यहाँ पे ये जो है कह सकते हैं कि हमें यूरोप की क्यों पढ़ा रहे हैं ये चीज़, है ना। थोड़ा सा ख्याल मन में आएगा। तो ये एक्चुअली में इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें वो लोग कर रहे थे ना, जो चीज़ें वहाँ पे विकास ले रहे हैं, वो साम्राज्यवाद, विकासवाद, जो फलानावाद हुआ, वो सारे वाद घुस मिल मिला के सारे भारत को सौंप दिए गए। भारत को उनको सहन करना पड़ा, जो भी हुआ भारत के अंदर उनका काफ़ी बड़ा असर देखने को मिला। इसी वजह से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब ये चीज़ ऐसा नहीं कर सकते कि भैया हम सीधा भारत पे आ जाएं, क्योंकि भारत से अगर कहानी सुननी शुरू करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा कि भैया ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये क्या हुआ। तो इसीलिए इन्होंने बिल्कुल बेस से कहानी बनाई है कि ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो तब हमें समझ आता है एक्चुअली में। अब देखते हैं अगला जो हमें मिलेगा चैप्टर के अंदर, साम्राज्यवाद का भारत पर विनाशकारी प्रभाव। ये जो साम्राज्यवाद था ना, इसका भारत पर क्या कल्याण हुआ, कितना नाश होया भारत का, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। गांव की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का छिन्न छिन्न होना, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, भारतीय धन एवं संपदा का निष्कासन, उद्योगों का पतन, पश्चिमी शिक्षा लागू होना, निर्यात की अपेक्षा आयात पर दबाव देना, भारतीय कृषि और किसानों पर दुष्प्रभाव, ईसाई धर्म का प्रचार। तो ये वो चीज़ें हैं भैया जिसके कारण से हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। ऊपर वाली चीज़ें नहीं है, बट ऊपर वाला अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ नहीं आएगा, फिर ये सोचते रहेंगे कि हुआ क्या एक्चुअल में। तो इसीलिए हमको वो पहले पढ़ाएंगे, बाद में हमें समझ आएगा हमारे देश में इसका क्या असर देखने को मिला, इस चीज़ का, उनकी रणनीति का। चलो अब शुरू करते हैं उपनिवेशवाद को। किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे निर्बल और गरीब देशों को अपने अधीन लेकर उनसे आर्थिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति उपनिवेशवाद कहलाती है। अब ये जो है एक सभ्य तरीका है कहने का कि भैया हम जो है एक भाषा में जो है ना सभ्य तरीके से हम बता रहे हैं कि हमने उपनिवेशवाद यहाँ पे आया हुआ है। अब ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो किसी शक्तिशाली देश, मान लो कोई भी देश है, ताकतवर देश है, वो दूसरे निर्बल और गरीब देश जो कमजोर हो चुके हैं, जिनके बस का कुछ नहीं रहा, उन पे उनको अपने अधीन लेकर, यानी कह सकते हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया गया है, और आर्थिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति, और उनसे अब फायदा, मजदूरी, दिहाड़ी जो भी करवाएंगे वो उनसे करवाई जाएगी। मतलब एक तरीके से गुलाम बना लिया गया है दूसरे देश को जो कमजोर था, तो उसको कहेंगे उपनिवेशवाद। ठीक है, समझ गए ना। मतलब ये कोई भलाई वाला काम नहीं है कि भैया हम दिखाने को भलाई वाला है कि भैया सभ्य शब्द लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा ताकतवर देश जो है छोटे देश को अपना गुलाम बना लेता है, उसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। इसका मुख्य आधार वाणिज्यवाद था। इस प्रकार की नीति का अनुसरण यूरोप में 1500 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच किया गया। 19वीं शताब्दी में इस उपनिवेशवाद ने नया रूप धारण कर लिया, और अब यह उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद बन गया, ताकि अच्छा लगे देखने में, सुनने में। इतिहास में प्रायः 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा। इस काल में यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेश बनाए। मतलब उपनिवेश समझ रहे हैं ना, कब्जे कर लिए बहुत सारे हिस्सों में दुनिया भर के। इस काल में उपनिवेशवाद में विश्वास के मुख्य कारण क्या, विश्वास के मुख्य कारण थे, बहुत सारे कारण थे, यहाँ पे हमको बता रखे हैं नीचे। पहला था जो कारण था वो था लाभ कमाने की लालसा। सबको भैया पैसा कमाना है। तुम लोग पढ़ क्यों रहे हो, वैसे तुमको नहीं पता होगा, बट तुम एक्चुअली में पढ़ रहे हो ताकि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर प्राइवेट नौकरी मिल जाए, एट द एंड पैसा मिल जाए, है ना। तो उसी पैसे के चक्कर में धक्के खा रहे हैं ना हम लोग। अब ये जो है ना, उसी लाभ कमाने के चक्कर में इन लोगों ने भी कब्जे किए। मातृ देश की शक्ति बढ़ाना, अगर देश के पास पैसा ज़्यादा होगा तो देश के अंदर ताकत ज़्यादा होगी, दूसरा देश उसके आगे बोलेगा नहीं, तो उस वजह से भी मातृ देश से सजा से बचना। सजा मतलब कि उनको पनिशमेंट मिलेगी, फिर बाद में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो भुगतना उन्हीं लोगों को पड़ेगा ना। तो उससे बचने के लिए भी स्थानीय लोगों का धर्म बदलवा कर उन्हें उपनिवेशक
निवेशिक धर्म में शामिल करना, उनको जो है धर्म परिवर्तन कराना, अपने धर्म का सबको लगी पड़ी थी। अब हिंदू ऐसे थे, हिंदू धर्म वाले, कि भैया इनको नहीं लगी थी कि भैया हम जो है दूसरी दुनिया में जाके, दूसरे देशों में जाके हमारे धर्म का प्रचार करेंगे। यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, बट बाकी धर्म, मुसलमानों का धर्म हो गया, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सबको लगी पड़ी थी हमारा धर्म सर्वोच्च है, हम जो है सबके भगवान है भैया, हमें फॉलो करो बस तुम। तो ये लगी पड़ी थी, सबको अपने अपना धर्म फैलाना था। कुछ उपनिवेशी यह भी सोचते थे कि स्थानीय लोगों को ईसाई बनाकर और उन्हें सभ्यता का दर्शन करवाकर वे उनकी सहायता कर रहे हैं। हाँ, समझ गए ना आप, लॉजिक समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ पे जो है सीधी सीधी वाली जो ये बुक बनाई है ना आपकी, तो इस वाली बुक में सीधी पोल पट्टी खोली गई है। ऐसा नहीं है कि छिपा छिपा के घुमा फिरा के बातें करी जा रही हैं, सीधी बात हो रही है यहाँ पे जो है इनका मेन मकसद क्या था कि सभ्यता का दर्शन कराए, पहला फुसलाई जैसे भी, और बताना कि वो उनकी सहायता कर रहे हैं। बट असल में उनका उद्देश्य सहायता करना कभी था ही नहीं, उनका उद्देश्य था उनसे काम करवाना, पैसा कमाना। किंतु वास्तविकता में उपनिवेशवाद का अर्थ था आधिपत्य, विस्थापन और मौत। उपनिवेशवाद को मातृ देश के साम्राज्य का भाग बना लिया जाता था, अतः उपनिवेशवाद का साम्राज्यवाद से घनिष्ठ संबंध था, मतलब गहरा संबंध था, उसको जो है हिस्सा बना लिया जाता अपने साम्राज्य का। उपनिवेशों की स्थापना के कारण क्या थे, मतलब उनको उपनिवेश करने ही क्यों पड़े? पहली बात तो ये थी ना, मेन मुद्दा तो ये था कि जरूरत ही क्या पड़ गई ऐसी खोपड़ी घुमाने की उनको। व्यापारिक क्रांति को सफल बनाने में भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ। स्पेन, पुर्तगाल, डच, फ्रांस, इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों ने सुदूर देशों में उपनिवेश स्थापित कर लिए। यूरोप में उपनिवेशवाद के आरंभ के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। पहला था ट्रिपल जी नीति। ट्रिपल जी यानी कि 3G, ऐसे 3G, 3G होता है ना, नेटवर्क वाला 3G नहीं है, बट ये कुछ हो रही है, तो 3G वाला, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। तो ये 3 चीज़ें उनको चाहिए थी। अब इंग्लिश इतनी तो आती है तुमको, गॉड क्या होता है, ग्लोरी क्या होती है और गॉड कौन है, तो ये चीज़ों के लिए उन्होंने नीतियाँ बनाई थी। भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज ने, ये तो याद रहेगा ना, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे हम, कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज करी। एशिया की साइड में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, ये कोलंबस उधर वाली साइड भाग गया था। तो अमेरिकी महाद्वीप की खोज ने यूरोपीय देशों में स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातु के संग्रह की प्रतिस्पर्धा आरंभ की। स्वर्ण संग्रह की प्रतिस्पर्धा की स्थिति यह थी कि समस्त यूरोप में अधिक सोना हो जाए, अधिक समृद्धि आए और अधिक कीर्ति का नारा बुलंद हुआ। अब यह समस्त यूरोपीय राष्ट्रों का प्रमुख ध्यान सोना, कीर्ति और ईश्वर पर केंद्रित हो गया। यानी कि सबको क्या चाहिए था? सोना चाहिए था, कीर्ति चाहिए थी और ईश्वर चाहिए था, यानी कि इन चीज़ों में वो लग गए। अब ये जो है सोने का सबको पता है, ईश्वर का भी सबको पता है, ये कीर्ति क्या चीज़ भला है? मतलब रुतबा होना चाहिए दूर दूर तक। आप लोग भी करते हो ना, स्टंट मारते हो या कुछ भी कर रहे हो ताकि कोई दूसरा आपकी तरफ अटेंशन ले, तो वही चीज़ ये करवाना चाह रहे थे, अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए। उपनिवेशों की स्थापना से यूरोपीय देशों को सोना भी मिला, कीर्ति भी फैली और धर्म का प्रचार भी हुआ। अतः ट्रिपल जी नीति निसंदेह उपनिवेशों की स्थापना का एक कारण अवश्य थी। दूसरा था कच्चे माल की प्राप्ति, क्योंकि ये लोग जो है मेहनत से बच रहे थे और दूसरे देशों से माल मंगा रहे थे। व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में कई उद्योगों की स्थापना हुई। यूरोप में इन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी थी, अतः यूरोपीय देशों ने कच्चे माल की प्राप्ति के लिए अफ्रीकी और एशियाई देशों में उपनिवेशों की स्थापना करनी शुरू कर दी। और तीसरा पॉइंट हमारे पास में निर्मित माल की खपत। उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन तेज हो गया। चूँकि यह इस समय सभी यूरोपीय देश आर्थिक संरक्षण की नीति पर चल रहे थे, इसीलिए इस निर्मित माल को बेचने के लिए भी उपनिवेशों की स्थापना की गई, ताकि भैया अब हमारे देश में ना बिके कहीं से सामान, तो कोई दूसरे देश में लोगों को जाके चिपका के आओ, इसको सामान को बेच के आओ। अतः प्रत्येक उपनिवेश को शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा जबरन निर्मित माल की खरीद और कच्चे माल के निर्यात हेतु बाध्य किया गया। उनको मजबूर किया गया कि तुमको लेना पड़ेगा। मान लो तुमको कच्चा माल, तुम्हारे पास कोई खेती उपज करी तुमने उनके लिए और तुमने वो बेच दी। अब उन्होंने क्या कंडीशन डाल दी कि तुमको हमारे से जो है ना ये वाला कपड़ा या कुछ भी जो बना रहे हैं, तो ये तुमको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। हम इसके अलावा जो है तुमको पैसे देंगे, बट ये तुमको जो है तुम्हारी तनख्वाह में से कटेगा और तुमको हम ये देंगे ही देंगे, ये तुम हटा नहीं सकते। तो वो वाली कंडीशन डाल डाल के सामान को निकाल रहे थे दुनिया भर के अंदर।
जनसंख्या में तेजी। यूरोप के विभिन्न देशों में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों की जनसंख्या में अत्यधिक तेजी हो गई, वृद्धि हो गई, बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक बढ़ गई वहाँ पे। कालांतर में अतिशेष जनसंख्या को बसाने के लिए भी उपनिवेशों की स्थापना को बल मिला, तो वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो है अलग अलग जगह पर ये जो है सेंटर से इनके बनाए गए होंगे। अगला था प्रतिकूल जलवायु। यूरोप वासियों को व्यापारिक प्रगति और नवीन देशों से संपर्क के फलस्वरूप कई नई वस्तुओं का ज्ञान हुआ। जैसे उन मूर्खों को आलू का नहीं पता था, यहाँ पे तो आलू की सब्जी, आलू गोभी, आलू पालक, आलू आलू हुआ रहता है, उनको नहीं पता था। बाद में पता चला आलू, तंबाकू, भुट्टा, भुट्टा जानते हो ना, कुकड़ी बुलाते हैं जिसको, मक्का की होता है, तो वो वाला, तो आदि का ज्ञान भी उन्हें पूर्वी देशों के साथ संपर्क से हुआ। गरम मसाले, चीनी, कॉफी, चावल आदि के भी अब वे आदी हो गए थे, आदत पड़ गई थी उनको, नशा हो गया था इनका भी, मतलब इनके बिना नहीं रह सकते थे। प्रतिकूल जलवायु के कारण ये सभी वस्तुएं यूरोपीय देशों में उगाना संभव नहीं था। इसीलिए यूरोपीय विशेषतः अंग्रेज, यानी कि कह सकते हैं अंग्रेज, वो चाहते थे कि उन्हें ऐसे प्रदेश प्राप्त हो जाए जहां इनकी खेती की जा सके। इसीलिए अनुकूल जलवायु वाले स्थानों में उपनिवेश स्थापना की विचारधारा को बहुत अधिक बल मिला। हाँ, ये कारण मेरे को बहुत प्यारा लगा यार, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने भारत या फिर एशिया के साइड में आके कब्जे मारने शुरू करे थे। समृद्धि की लालसा। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक उपनिवेश पुर्तगाल एवं स्पेन ने स्थापित किए। इसके परिणाम स्वरूप उनकी समृद्धि में आसतित वृद्धि हुई। अतः इनकी समृद्धि को देखते हुए समृद्धि की लालसा में अन्य यूरोपीय देश भी उपनिवेश स्थापित करते हुए अग्रसर हुए। यानी कि ऐसा लगता है ना जैसे तुम्हारा पड़ोसी तुमसे आगे निकल गया हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी उसी के फील्ड में घुस जाओगे कि तुम कैसे आगे निकल गया, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। तो वही काम हो गया, एक ने शुरू करा और सब लग गए उसी का धंधे पानी में, कि सब जो है उपनिवेशवाद बनाने लग गए थे। अब दूसरा जो शब्द आ रहा था हमारे पास वो था, देखो पाठ का क्या नाम था, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद समझ में आ गया ना, उपनिवेशवाद क्या था, क्यों बना है उपनिवेशवाद। अब हम जानेंगे साम्राज्यवाद के बारे में, फिर जानेंगे इन्होंने कैसे लोगों को रुला डाला। साम्राज्यवाद, जब कोई शक्तिशाली और उन्नत देश किसी कमजोर और पिछड़े हुए देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार करता है और उसका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से शोषण करता है, तब उस शक्तिशाली देश की इस इच्छा और प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहा जाता है। अब ये बताओ मेरे को, दोनों समझ में आ गया ना, पहले वाला उपनिवेशवाद मैंने अच्छे से समझाया था स्टार्टिंग में। अब ये जो उपनिवेशवाद था और ये जो है अभी हम पढ़ा है जिसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं, इसमें क्या कोई फर्क लग रहा है आपको? इसमें क्या कर रहा है, कोई ताकतवर या शक्तिशाली देश किसी पिछड़े हुए देश को बलपूर्वक अपने कब्जे में ले रहा है, जिसमें वो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यानी कि सब तरीके से उनका शोषण करेगा, राजपाट, मतलब एक तरीके से कह सकते हो वहां पे जाके वो राजा बन गया, ठीक है, दूसरे देश में जाके, तो वो वाला सीन है। अब दोनों में फर्क कुछ नहीं है, दोनों सेम है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस नाम बदल दिए हैं। दोनों में सेम हालात है, दोनों गुलाम बन चुके हैं इस वाली कंडीशन में, चाहे उनका साम्राज्यवाद हो रहा हो चाहे उपनिवेशवाद हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो गुलाम बन चुका है, कमजोर देश। अब इसमें थोड़ी सी ढील डालती है हल्का मामला, बट इसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट कब्जा करा गया है, स्ट्रिक्टली बल लगा के, ताकत दिखा के। साम्राज्यवादी देश जिस देश पर अपना अधिकार स्थापित करता है वह देश उस साम्राज्यवादी देश का उपनिवेश कहलाता है। अब उसको क्या कहते हैं, वो उपनिवेश, यानी कि हमने एक उपनिवेश बना लिया, बना नहीं लिया, उसको कब्जा कर लिया भैया, दूसरे को उजाड़ डाला तुमने, वो नहीं समझ रहे, हमने कब्जा कर लिया, हमारा साम्राज्य बढ़ गया, बाकियों का मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसी अवस्था में साम्राज्यवादी देश शासित देशों की जनता के हितों की उपेक्षा कर अपने देश के हितों के लिए उनका शोषण करते हैं। अब उनको चाहिए जो भी सामान या जो पैसा, जो भी पहले के हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे भैया, कैसे जो है बाहरी शासकों ने आक्रमण करे और सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब लूटे और भाग गए, लूटे और भाग गए, लूटे और भाग गए, ऐसे ही हमले करते, भागते भाग जाते। तो वही सीन हो रहा है यहाँ पे, भाग नहीं रहे ये लोग यहीं पे आके पसर गए हैं भैया, अब तो तुम्हारी खाल निकाल के जाएंगे हम यहाँ पे, ऐसे नहीं जाने वाले, तो बैठ चुके हैं ये तो। ऐसी अवस्था में ये तो हो गया ना। साम्राज्यवादी देश उपनिवेश के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर शोषण करता है। 1947 ईस्वी से पहले हमारा देश यानी भारत भी ब्रिटिश शासन के अधीन था। अंग्रेज, जिसके लिए हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, फिर वो भी जानेंगे आने वाले चैप्टर में, शायद जानने को मिल जाए। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता से पहले भारत ब्रिटेन का ही एक उपनिवेश था, ये आप कह सकते हो, क्या सकते हो, है ही, था ही भैया, ठीक है। चलो
18वीं शताब्दी, ये वैसे आपको ये तो पता होगा ना, ये शताब्दी वाला फंडा क्या है। ये शताब्दी जो आती है ना, मतलब 18वीं शताब्दी है, तो इसका मतलब क्या है, आप ये क्या सोचते हो? आपको बस ये सोच के और एक बार कमेंट में बताना है, बाद में मैं समझ जाऊंगा कि आपको पता है या नहीं पता। देखो 1800 से लेके 1900 तक ये कौन सी शताब्दी है? 18वीं शताब्दी है या 19वीं शताब्दी है? अगर आप ये सोचते हो कि भैया ये 18वीं शताब्दी है, तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि 18वीं शताब्दी का मतलब है 1700 से लेकर 1800 तक का मामला, ठीक है। तो ये इस चीज पे ध्यान रखना, ये सब शताब्दी के चक्करों में, देखो वैसे तो पढ़ना ही मत इन चक्करों में, सबसे बकवास काम होता है ये, ऊपर नीचे होती रहेंगी और तुमको ऊपर नीचे करा देंगी तुम्हारे नंबरों को। तो जहां तक हो सके इनसे टलते रहना। बट हाँ, कुछ जगहों पे याद करनी पड़ती है ये चीजें, तो वहां पे अच्छे से याद करना, इनको ऐसे छोड़ के मत भग जाना, मतलब उससे आइडिया लगेगा तुम्हें पता चलेगा कि अंग्रेज कब आए थे भारत में। तो ये इसी चीज में काम आती है और कुछ नहीं काम आती। देखो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिनके परिणाम स्वरूप गृह उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हो गया, जिसके कारण हाथों की अपेक्षा मशीन से और घर की अपेक्षा कारखानों में और कम की अपेक्षा अधिक उत्पादन होने लगा। यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी थी। पहले जो है सारे काम हाथों से होते थे, लेकिन जैसे ही मशीनों का निर्माण हुआ, हाथों के काम खत्म हो गए, कारीगरों की जो जरूरतें थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि आप कह सकते हो कि जहाँ पे 10 बंदे कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी कि मान लो एक मेज बना रहे थे, कुछ भी मान लो यार, कपड़ा मान लो या कुछ भी मान लो, एक मेज बना रहे थे एज एजम्पशन 10 बंदे, ठीक है। अब वहीं पे जो है वो मशीन जो है एक मशीन जो है एक बंदे के साथ में ही वो एक मेज बना देगी। और अगर वहां पे मशीनें ज़्यादा डाल दी तो 10 बंदे अगर वहां पे काम करवाएंगे उस कंडीशन में हम, तो कितनी मेज बन जाएंगी? लगभग 10 मेज बन जाएंगी। तो काम बढ़ गया, बंदों की जरूरतें कम हो गई। तो ये चीज़ हुआ था मशीनों के आ जाने से बहुत दिक्कतें हुई थी लोगों को, झगड़े भी हुए, क्रांतियां भी छिड़ी, लोगों ने मशीनों को आग तक लगा दी थी, बहुत बवाल मचा था। इन परिवर्तनों को कहते हैं हम औद्योगिक क्रांति। क्या कहते हैं हम इसको? औद्योगिक क्रांति। अनुकूल परिस्थितियों के कारण सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, शीघ्र ही यूरोप के अन्य देशों में भी इसका प्रसार हो गया। 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं एशियाई देश जापान भी औद्योगिक देश बन गए। अब जापान का लोहा कौन नहीं मानता? जापान बहुत शक्तिशाली देश था, मतलब ऐसे उजड़ता रहता था बट फिर भी शक्तिशाली था। और आज भी जो गाड़ियां ये बनाते हैं बहुत खतरनाक वाली, यानी कि नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन है इनका, बहुत ज़्यादा औद्योगिक टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है इन लोगों की, बन गए थे। अमेरिका के पास तो है ही ऑलरेडी, जानते हो आप लोग, जापान के पास भी है। इन औद्योगिक देशों में विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप इस अधिक माल को बेचने के लिए नए बाजार खोजना जरूरी हो गया। साथ ही इन औद्योगिक देशों को अपने उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की भी जरूरत महसूस होने लगी। इन देशों की आवश्यकताएं एशिया और अफ्रीका के देशों से पूरी की जाने लगी, क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से ये देश पिछड़े हुए थे, मशीनरी तो थी नहीं, तो यहीं से कच्चा माल और सारा कुछ बेचना सब यहीं पे होने लगा। यूरोप के औद्योगिक देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने एशिया अफ्रीका के पिछड़े देशों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया, जिससे साम्राज्यवादी व्यवस्था को जन्म दिया गया। यानी कि अब साम्राज्यवाद हो गया था, लोगों ने दूसरे देश भी जो है दूसरे देशों पे कब्जा मारने लग गए थे, जबरन कब्जा मार रहे थे ताकि अपना सामान बेच सके, ज्यादा मुनाफा वो कमा सके, जो कि चिपकाना या चूना लगा रहे थे लोगों को। साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियां। 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी। साम्राज्यवादी देशों ने इसका पूरा फायदा उठाया। यूरोपीय देशों में साम्राज्यवाद की भावना के विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इस सब का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है, जिसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। पहला कारण था यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में आधुनिक ढंग के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। लघु उद्योगों का स्थान बड़े बड़े कारखानों ने ले लिया। लघु उद्योग समझते हो ना, छोटे छोटे जो काम धंधे होते हैं, जैसे कोई छोटी सी दुकान खोल के बैठ गया, अपना बैठ के जो है हाथों से काम कर रहा है, तो वो लघु उद्योग कहते हैं, जिनका बड़े स्केल पे काम नहीं होता। ये छोटा मोटा अड़ोसी पड़ोसी को बेच डाला, बस हो गया काम तुम्हारा। तो वो उनकी जगह पे अब आ गए थे बड़े बड़े कारखाने, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की कमी महसूस की जाने लगी, क्योंकि पहले कच्चा माल क्योंकि बनता ही नहीं था, पक्का माल मतलब सामान जो बनाना था वो बनता ही नहीं था इतनी जल्दी, तो कच्चे माल की जरूरत पड़ती नहीं थी ज़्यादा। अब यहाँ पे सामान बनने लगा तेजी से, तो कच्चा माल भी चाहिए तेजी से। अब
से कहाँ से आएगा, तो उसकी कमी महसूस होने लग गई। आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने से तैयार की गई वस्तुओं को बेचने के लिए भी नई मंडियों की आवश्यकता होने लगी कि भैया बेचे कहाँ पे, इतना सामान बना डाला हमने, अब कहाँ जाके चिपकाएं इसको, तो वो सीन हो गया। ऐसी स्थिति में यूरोपीय देशों के लिए दूरवर्ती स्थानों में उपनिवेश प्राप्त करना अति आवश्यक हो गए। परिणाम स्वरूप इन देशों ने एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों पर अपने अधिकार कर लिए। इस प्रकार साम्राज्यवाद की भावना को प्रोत्साहन मिल गया। दूसरा पॉइंट है, यूरोपीय देशों में अतिरिक्त पूंजी, मतलब फालतू का पैसा भटक रहा था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में अधिक धन इकट्ठा हो गया। और वो तो होना ही था, वो तो आप समझ रहे हो ना, सारा मामला घूम फिर के पैसा कहाँ जाएगा, यूरोप के लोगों के पास में। उन देशों में बड़े बड़े पूंजीपतियों का एक वर्ग तैयार हो गया। पूंजीपतियों की अतिरिक्त पूंजी कहाँ लगाई जाए, अब ये सवाल उठने लगा। पैसा रखने से पैसा नहीं बढ़ता, आपने सुना होगा ना, पैसा पैसे को जोड़ता है, इकट्ठा खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है ना, वही काम था। अब ये लोग जो है पैसे के चक्कर में उलझ गए थे कि ये पैसा आ तो रहा, अब करेंगे इसका इतने का। उनके जो अपने देशों में ब्याज की दरें बहुत कम थी, आज भी बहुत कम है। आपको नहीं पता हो तो आपके लिए बता दूं, जैसे भारत में अगर तुम एफडी कराते हो तो 5.5% का ब्याज मिलता है, यानी कि 100 रुपये पे आपको 5 रुपये मिलेंगे, 5.5 रुपये 1 साल का। वहां पे अमेरिका वाली साइड में माइनस में है, मतलब ये प्लस में है ना, प्लस में है, कम से कम कुछ आपको दे रहे हैं। वहां पे अगर तुम एफडी कराओ या कुछ भी करा दो माइनस में है, मतलब पैसा तुम रखोगे तो तुम्हारा पैसा घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं बिल्कुल भी जिंदगी में। तो इसीलिए वहाँ के जो निवेश वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह वहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ नहीं होती अभी के लिए। अगर ये बंद कर दिया जाए ना ये वाला सिस्टम, तो सारा पैसा मार्केट वगैरह में घूमने लग जाएगा फिर भारत में भी। बट कहीं ना कहीं ठीक भी है ये मामला यार अभी के लिए। तो अब यहाँ पे जो है दरें बहुत कम थी। यह देखकर बड़े बड़े पूंजीपति यही अच्छा समझते थे कि अतिरिक्त धन अपने देश के उपनिवेशों में, रेल खानों, कारखानों में लगाया जाए ताकि उन्हें पर्याप्त लाभ भी मिले और उनकी पूंजी भी सुरक्षित रहे। इस प्रकार यूरोपीय देशों के पूंजीपतियों ने अपनी सरकारों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। अमीर लोगों ने बोला सरकार को कि तुम जाओ कब्जा करो, हम फैक्ट्री लगाएंगे। तो मोटिवेट कर दिया, अब सरकार जाएगी कब्जा मार के वापिस आएगी। चलो देखते हैं क्या होता है। ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। एशिया और अफ्रीका की पिछड़ी जाति में ईसाई धर्म फैलाने के लिए यूरोप के ईसाई पादरियों से भी साम्राज्यवाद को भरपूर समर्थन मिला। पादरी लोग नए उपनिवेशों की स्थापना से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें ईसाई धर्म फैलाने का नया क्षेत्र मिल गया था। अब हम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर कि भैया ईसाई धर्म वालों को भी लगा पड़ा था, पादरियों को, कि अपना धर्म दूर दूर तक फैला दो। तो उनको भी नए क्षेत्र मिल रहे थे अपना धर्म का प्रचार करने के लिए, बढ़ाई मारने के लिए कि भैया हमारा धर्म बढ़िया है, ये है वो है। ईसाई पादरियों के लिए साम्राज्य विस्तार धर्म प्रसार का एक अच्छा साधन बन जाता था। यूरोपियन राष्ट्रवाद की भावना। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो गई थी। सभी प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र विश्व की महान शक्ति बनने के इच्छुक हो गए और वे एक दूसरे के से अधिक उपनिवेश प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे। उपनिवेश प्राप्त करना विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया, एक रुतबा बन गया अब ये कि किसके पास कितने उपनिवेश है, कितने देशों पर उसने कब्जा कर रखा है। इसीलिए यूरोपीय राष्ट्रों के बीच उपनिवेशों के लिए दौड़ चल पड़ी और भुगतना तो वैसे लोगों को पड़ रहा था ये। और यूरोपीय देशों की इस भावना ने साम्राज्यवाद को और अधिक प्रोत्साहित कर दिया। ये तो वही बात होगी जैसे कोई मीम आ गई हो और चलो सब फॉलो करेंगे, छोटा बड़ा जो भी देख रहा है वो उसी मीम पे लगा पड़ा है ना, वही काम हो गया था यहाँ पे भी। इस साम्राज्यवाद को देखते हुए यहाँ पे बहुत तेजी से लोगों के अंदर जो है मतलब ऐसे फैल गए, मार्केट में पॉपुलर हो गई ये चीज़। सभ्य बनने का अभियान, बनाने का अभियान, बनने का नहीं बनाने का, क्योंकि बाहर के लोगों को ये लोग अपने से तुच्छ समझते थे, इनके बस का कुछ नहीं है, असभ्य लोग मानते थे और उनको ये सभ्य बनाने निकले थे। भैया वो खुश थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन नहीं हम सभ्य बना के आएंगे, चलो देखते हैं क्या होगा। यूरोपीय लोग अपने आप को अधिक सभ्य और श्रेष्ठ मानते थे। वे एशिया और अफ्रीका के लोगों को हीन और असभ्य मानते थे। यूरोपीय देशों के अनुसार केवल उनकी सभ्यता ही विश्व में विकसित सभ्यता थी। उन्होंने अपनी अपनी सभ्यता का विकास अविकसित देशों में करना आवश्यक समझा। उनका कहना था कि हीन जातियों को सभ्य बनाना श्रेष्ठ जातियों का कर्तव्य है। अधिक से अधिक उपनिवेशों को अपने अधीन लाने को वह अपने राष्ट्र के लिए सम्मान का चिन्ह मानते थे, कि सम्मान की बात है उनके लिए। यातायात और संचार के साधन। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ। भाप की शक्ति से चलने वाले जहाजों
तथा तार के आविष्कार के परिणाम स्वरूप दूर दूर के देशों पर अधिकार करना एवं उन पर शासन करना आसान हो गया। यद्यपि यातायात के साधनों का विकास बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उनका वास्तव में प्रभाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दृष्टिगोचर हुआ। यानी कि हमें जो है ना वो 19वीं शताब्दी के आसपास ही दिखाई पड़ा। उससे पहले साधन थे चलने के, बट वो इतने यूज में नहीं थे, पॉपुलर नहीं थी वो चीज़ें। इन संसाधनों की सहायता से उपनिवेश विस्तार की प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई। अब संसाधन बहुत तेज़ी से, भाप की शक्ति, यानी कि समझ रहे हो ना, भाप वाली रेल आ गई थी, तो उससे इंजन विंजन बनने लगे, जुगाड़ बन गए इनके अच्छे वाले। एशिया एवं अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियाँ। एशिया एवं अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियाँ भी यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार में सहायक सिद्ध हुई। इन देशों में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी। एशिया एवं अफ्रीका के कारीगर शिल्पकार यद्यपि उत्तम वस्तुएं तैयार करते थे, परंतु मशीनों की अपेक्षा हाथों से तैयार की गई ये वस्तुएं सीमित मात्रा में और महंगी होती थी। जो यूरोपीय कारखानों में मशीनों से ज़्यादा मात्रा में तैयार की गई सस्ती वस्तुओं के सामने कहीं नहीं ठहरती थी। यानी कि यूरोप वाले लोग क्या कर रहे थे, वो सामान लाते, जिसको मतलब बना रहे थे वो मशीनों से, उसको लाते और बेच देते। अब उनको मेहनत नहीं लगी, खर्चा कम आया है, तो वो सस्ती बेच रहे थे इन लोगों की बजाय जो आम शिल्पकार कारीगर थे, जो घरों पे तैयार करते थे अपने हाथों से। तो सस्ती होने की वजह से लोग उनको खरीद लेते, तो इनका धंधा पानी ठप करा दिया इन्होंने। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों ने आधुनिक ढंग से शस्त्र बना लिए थे और शक्तिशाली सेनाओं का निर्माण कर लिया था। इससे उनके लिए एशियाई अफ्रीकाई देशों की पिछड़ी दुर्बल सेनाओं को पराजित कर नियंत्रित करना आसान हो गया। इसके अतिरिक्त उस समय एशिया अफ्रीका के देशों की शासन व्यवस्था निर्बल थी, जिसके कारण यूरोप के शक्तिशाली देशों के लिए इन पिछड़े देशों पर अधिकार करना संभव और आसान हो गया था। तो ये था टोटल मामला साम्राज्यवाद का। अब साम्राज्यवाद का विकास कैसे हुआ, मतलब साम्राज्यवाद का आइडिया अच्छा था, इस तरीके से फैला, बट ये विकास कैसे हुआ, तेजी कैसे आई इसमें। एशिया में साम्राज्यवाद। एशिया एक ऐसा महाद्वीप था जहां से अनेक प्रकार का कच्चा माल जैसे कपास, चाय, नील, कॉफ़ी, तंबाकू, चीनी, कोयला, लोहा, टीन, तांबा, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। मतलब एशिया से यूरोपीय देश यहाँ अपने उपनिवेश स्थापित करके निर्मित माल को उनके बाज़ारों में अधिक लाभ में बेच सकते थे, क्योंकि वो तो बहुत सस्ते में बना रहे थे उस चीज़ों को। और सस्ते में बनाने की बात करें तो भैया आज के टाइम पे आपको पता है चाइनीज़ माल उठा लो, उससे सस्ता कुछ नहीं है, है ना। तो वही चीज़ थी। अब उसको जो है कोई कॉम्पीट नहीं कर पा रहा। चाइना का जो सामान आजकल बन रहा है वही काम कर रहे थे उस टाइम पे ये लोग भी, कि सामान बहुत सस्ता बना रहे थे और सस्ते में उतारेंगे मार्केट में तो कोई टक्कर में रहेगा ही नहीं, ख़त्म कर रहे थे मार्केट को। 19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग समस्त एशिया महाद्वीप पश्चिमी शक्तियों के साम्राज्यवाद की लपेट में आ गया। एशिया के उपनिवेश स्थापित करने वाले प्रमुख यूरोपीय देश इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड और जर्मनी और रूस थे। तो ये देश थे जिन्होंने अपने अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए थे। इंग्लैंड के उपनिवेशों की हम बात करते हैं। यूरोपीय शक्तियों में सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति इंग्लैंड थी। अब इंग्लैंड अंग्रेजों का बड़ा क्षेत्र था यार वो, जिसने एशिया के अधिकतर भागों पर अपना कब्जा करा। अब पहले हम इंग्लैंड को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही वो नमूना था जिसने भारत पे आके कब्जा मार लिया था। अब देखते हैं भारत के बारे में। भारत में उपनिवेशों के बारे में जानें, कहाँ कहाँ इन्होंने कब्जे मार रखे थे। तो भारत का जानते हैं पहले। तो भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी लोग भारत आ गए। कुछ समय तक पुर्तगाली और डच शक्तियों ने भारत से व्यापार किया, परंतु 18वीं शताब्दी के आरंभ में उनकी शक्ति भारत में लगभग खत्म हो गई। अब भारत में केवल अंग्रेज और फ्रांसीसी ही रह गए थे, दो पार्टी रह गई बस, बाकी निकल ली भैया, मजा नहीं आ रहा। इन दोनों शक्तियों में भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से 1744 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, जिसमें अंतिम विजय अंग्रेजों की हो गई, यानी कि फ्रांसीसियों को पेल डाला इन्होंने। इससे पहले 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेज बंगाल में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ये पूछा जा सकता है कि बंगाल का नवाब कौन था, और वहां पे एक युद्ध लड़ा गया जिस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। तो आई थिंक ये 6ठी क्लास में हमने पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं में कुछ में अराउंड में, काफ़ी पहले पढ़ा था। तो वो जो युद्ध था वो अंग्रेजों ने बंगाल के जो शासक थे उसके साथ लड़ा और वो हरा दिया था, उसको कब्जा मार लिया था बंगाल पे इन्होंने। 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करी, यानी कि वहाँ पे अब उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब कुछ ही सालों के बाद में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने मैसूर पर 1799 में टीपू सुल्तान को हराने के पश्चात कब्जा कर लिया।
1818 तक उन्होंने मराठा युद्धों के परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति को हरा डाला। अंग्रेजों ने 1843 में सिंध और 1849 में पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार 1856 में लॉर्ड डलहौजी के काल तक अंग्रेजों का लगभग सारे भारत पर कब्जा हो चुका था। तो ये जो है ना, इन्होंने ऐसा नहीं है कि सारी गाथा एक ही चैप्टर में बताएंगे, ऐसे आप मतलब परेशान हो जाएंगे ना मैं इतनी सारी कहानियां जान के। तो इन्होंने मोटा मोटा सा बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे जो है मेन मेन से युद्ध हुए और इन पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये था एक, ऐसा नहीं था हमारा अकेला उपनिवेश थोड़ी ना बना रखा था इन्होंने, बहुत सारे उपनिवेश थे, होड़ लगी हुई थी ना। दूसरा था बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड ने बर्मा के विरुद्ध 3 युद्ध किए। ये युद्ध 1824-1885 के बीच में लड़े गए। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप बर्मा के समस्त प्रदेश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिए गए, यानी कि उसको भी भारत में जोड़ जाड़ के सारा एक ही मतलब मैनेजमेंट इकट्ठा कर लिया गया इनका, क्योंकि जमीन तो एक साथ जुड़ी हुई थी ना। अब भारत भी उस समय काफी बड़ा हुआ करता था, ऐसा नहीं था जैसे बांग्लादेश को जोड़ लो और बांग्लादेश के साथ में तुम जो है पाकिस्तान को जोड़ दो। तो ये था हमारा पूरा भारत उस टाइम पे, और साइड में तो म्यांमार था यार, बर्मा उधर ही तो पड़ता था, पड़ोसी देश था, तो साथ में मैनेजमेंट चल रहा था सारा कुछ। अगला, अब इनके बारे में इतना हमें नहीं बताया जा रहा, क्योंकि भैया हमें हमारे देश के बारे में ज्यादा जानना है, इनके युद्ध का जान के हम करेंगे भी क्या। आगे देखते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों ने, फिर डच लोगों ने और अंत में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने लंका में चाय और रबड़ के बाग लगाकर अधिक धन कमाया। इंग्लैंड का श्रीलंका पर अधिकार 1948 तक कायम बना रहा। भारत आजाद हुआ, श्रीलंका भी आजाद हो गई, क्या बात है। मलाया, अंग्रेज दक्षिण पूर्व एशिया में भी अपने पांव पसारना चाहते थे। 1840 ईस्वी में उन्होंने सिंगापुर को अपने अधिकार में ले लिया। 1865 में अंग्रेजों ने मलाया प्रायद्वीप पर भी अपना कब्जा कर लिया। और आखिरी था तिब्बत, पता नहीं आखिरी था कि और भी थे। तिब्बत 1904 ईस्वी में तिब्बत को पराजित करने के पश्चात दलाई लामा के साथ हुई संधि के अनुसार ब्रिटिश भारत तथा तिब्बत के बीच व्यापार शुरू हो गया और तिब्बत व्यापारिक रूप से अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। यानी कि अब भारत का जो है व्यापार होने लगा। और आप समझ सकते हो भारत पे किसका राज चल रहा था, अंग्रेजों का। उधर भी उनका राज हो गया। तो वो व्यापारिक रास्ता, तिब्बत का रास्ता जो है ना काफी प्रसिद्ध था व्यापारिक रास्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सीन था। अब देखो हमने इतने सारे उनके पढ़े, बट ये देखो यार हॉलैंड के उपनिवेश छोटे से हैं, पुर्तगाल क्योंकि उनके बस का कुछ था नहीं। वो इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड काफी प्रसिद्धि हासिल कर चुका था, बहुत बड़े बड़े उपनिवेश उसने बना डाले थे। हॉलैंड के उपनिवेश देखते हैं। हॉलैंड के डचों ने व्यापार करने, उपनिवेश स्थापित करने के लिए सबसे पहले दक्षिण पूर्व प्रदेशों के द्वीपों की ओर ध्यान दिया। 1602 में डचों ने पुर्तगालियों को हराने के बाद बैटम में अपने कारखाने खोले और यह उनका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से एम्बोयना को विजित कर लिया और अपना प्रभाव बढ़ा लिया। 1619 में उन्होंने जकार्ता को भी जीत लिया और बाटेविलिया को अपनी राजधानी बना लिया। इस प्रकार डचों का जावा, सुमात्रा और बोर्निविया पर अधिकार हो गया। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का भी प्राप्त कर लिया। इसके फलस्वरूप हॉलैंड का गर्म मसालों के द्वीपों पर प्रभाव बहुत बढ़ गया। यानी कि ये लोग जो है ना मसाले के ज़्यादा ही शौकीन थे लगता है, और इन लोगों ने सारा जो कब्जा मारा वो मसालों वाले देशों पे मारा। जहाँ जहाँ मसाले पैदा होते थे वहाँ वहाँ इन्होंने कब्जे मारने शुरू कर दिए, और ऐसी जगह पे कब्जे मारे जहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, ज़्यादा बड़ी ताकतें यहाँ जहाँ पर नहीं थी। अब अगला देखते हैं, वो था पुर्तगाल के उपनिवेश। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के स्थान पर पहुंचा और यूरोप से भारत आने के लिए नए समुद्री रास्ते का पता लगा लिया। इससे पुर्तगालियों ने भारत और अन्य पूर्वी देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने अपने प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत में गोवा में, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये जो है ना आज के टाइम पे केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है ये, आदि प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया। इनके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्व एशिया के तीमर, चीन के निकट मकाओ द्वीप को भी हासिल कर लिया था। अब हम जानते हैं फ्रांस के उपनिवेश। फ्रांस भी जो है बड़ी शक्तियों में से एक बन चुका था उस टाइम पे, और बहुत बड़े हिस्सों में ये भी कब्जा करके बैठा हुआ था। चलो जानते हैं, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मारिशस, माही, ऐसे कुछ नगर थे। फ्रांस ने भारत में 1674 ईस्वी में पांडिचेरी के स्थान पर अपनी बस्तियां स्थापित की और पांडिचेरी को फ्रांस ने अपनी भारतीय बस्तियों की राजधानी बनाया। इसके पश्चात चंद्रनगर में भी फ्रांसीसी बस्तियां स्थापित की गई। फ्रांसीसी कंपनी ने 1721 ईस्वी में मारिशस का
पर अधिकार कर लिया। 1725 में मालाबार तट पर स्थित माही के स्थान पर और 39 में कालीकट में भी फ्रांसीसी बस्तियां स्थापित कर ली गई। मतलब ये ज़्यादा नहीं फैले, ठीक से ही फैले थे भारत के अंदर। अब देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के उपनिवेश। फ्रांस ने 1862 में चीन में, 1865 में कंबोडिया में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। 1885 में ही फ्रांस ने चीन को हराकर के टांकिंग तथा अनाम पर अधिकार कर लिया। इन सभी देशों को सामूहिक रूप से फ्रांसीसी इंडो चीन कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? फ्रांसीसी इंडो चीन, यानी कि वो आधा थोड़ा सा हिस्सा भारत का, थोड़ा सा चीन का, ऐसे मिला हमलू के कर रहे थे, बस चेप्पा लगा रखा था इन्होंने। अब जो है ना, इनमें से सारों में से आपको इंग्लैंड वाला जरूर पढ़ना है, बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो, याद रहे ना रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंग्लैंड वाला जरूर पढ़ लेना, कैसे इंग्लैंड ने अपना जो है भारत के ऊपर कब्जा मारा था। आगे देखते हैं जर्मनी के उपनिवेश। जर्मनी ने भी एशिया के कुछ उपनिवेश प्राप्त कर लिए। अब सारा झगड़ा एशिया और अफ्रीका पे था। वो क्यों था वो आप समझ रहे हो ना, क्योंकि वहीं पे अच्छी खेती होती थी। अब अफ्रीका इतना प्रसिद्ध था नहीं, अच्छी जगह थी नहीं खास उसमें, बट एशिया बहुत प्रसिद्ध था और अमीर भी हुआ करता था। बट इन लोगों ने बर्बाद कर डाला उसको। उसने न्यू गुयाना के उत्तर पूर्व भाग पर कब्जा कर लिया। 1898 में उसने चीन को क्यूज का प्रदेश ठेके पर ले लिया, किराए पर ले लिया। मतलब जर्मनी ने प्रशांत महासागर में कैरोलिन द्वीप और मार्शल द्वीप पर भी अपना कब्जा कर लिया। रूस के उपनिवेश। रूस भी ऐसे हल्के में ले रहे होगे तुम रूस को कि भैया सारे यूरोप वाले लगे रहेंगे, इधर रूस कुछ करेगा नहीं। रूस भी लग गया। रूसी साम्राज्य ने भी मध्य एशिया की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयत्न शुरू कर दिए। 1864 में रूस ने खोकंद, बुखारा और खीवा पर अपना कब्जा कर लिया। 1865 में रूस ने ताशकंद को रूसी साम्राज्य में मिला लिया। 1867 ईस्वी में तुर्किस्तान का नया प्रांत रूसी साम्राज्य में मिलाया गया। 68 में जो है समरकंद पर भी रूस ने अपना कब्जा कर लिया। और 18 में रूस ने चीन में लियोतुंग के महत्वपूर्ण प्रायद्वीप का 25 वर्षों के लिए ठेका प्राप्त कर लिया। 25 साल तक ठेके पे ले लिया वो तो भैया, चलो झमेला ही खत्म। चीन में उपनिवेशवाद। अब देखो, चीन को पहले ही लोग बाहर के लोग आके, बाहर के आप पढ़ रहे हो ना, पहले हम पढ़ चुके ऑलरेडी ये चीज़ कि भैया चीन में आके लोग जो है या तो जमीन ठेके पे ले रहे थे या फिर जो है राज करना शुरू कर रहे थे, कब्जा मार रहे थे। वैसे ही चीन वाले अपने उपनिवेश बनाने के चक्कर में फिर रहे थे। चीन को भी यूरोपीय साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा। हो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और यहाँ तक कि जापान ने भी चीन प्रदेशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का प्रयास किया। आरंभ में इंग्लैंड और फ्रांस चीन के अफीम के व्यापार में बड़ी रुचि ले रहे थे। अफीम का व्यापार बहुत प्रसिद्ध था, पहले यहाँ से चीन से होता था, बाद में भारत में ठोक दिया इनको और भारत वालों से बहुत लूटा गया। और जब चीन की सरकार ने इसका विरोध किया तो उन्होंने चीन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 2 अफीम युद्ध 1839 में, 1842 में तथा मतलब यहाँ से लेके 39 से 42 तक, मतलब ये 3 साल का युद्ध था टोटल। और तथा 1854 से 58 में चीन की हार हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसने पहली अपनी 5 और फिर 9 बंदरगाहें विदेशी व्यापार के लिए खोलनी पड़ी और हांगकांग पर भी अंग्रेजी अधिकार स्वीकार करना पड़ा। अब मजबूरी हो गई यार, युद्ध हार गए, बेइज्जती हो गई ना तो चीन की। और बाद में देखो अब कितना नाक में दम करके रखता है इनकी ये। चीन की दुर्बलता का लाभ उठाकर अन्य यूरोपीय देश, अमेरिका और जापान भी चीन में अपना प्रभाव बढ़ाने लग गए। 1895 में जापान ने चीन को एक युद्ध में पराजित कर उसको कोरिया और फार्मोसा आदि भागों पर कब्जा कर लिया। रूस ने भी जो है मंचूरिया के एक बड़े भाग और पोर्ट आर्थर की प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने 1897 में क्यूच पर कब्जा कर लिया। 1898 में फ्रांस ने कवांगचू प्रांत को हथिया लिया और उसी वर्ष अंग्रेजों ने बेई को अपने अधीन कर लिया। अभी ये सभी देश चीन को आपस में बांटने का प्रयास कर रहे थे कि अमेरिका भी इस दौड़ में शामिल हो गया। अब यहाँ पे ये समझने की जरूरत नहीं है कि किसने क्या कब्जा करा है, ऐसे याद करोगे तो भैया दिमाग हिल जाएगा, क्या क्या कौन कौन कहाँ लेके चला गया जमीन को। इतनी सारी जमीन अपने देश की वैसे नहीं है, ठीक है। तो वहाँ के कुल मिला के ये देखो कितने देश वहाँ पे मतलब टक्कर मचा रहे हैं कि भैया ये जमीन मेरी, ये मेरी छुटर पुटर भर गया वहाँ पे। अब बीच में जो है सारे घुसे पड़े थे, यूरोप वाले अलग घुस रहे, रूस वाले अलग, जापान वाले अलग और अमेरिका भी कूद गया उसमें। उसने चीन के लिए खुले द्वार की नीति का समर्थन किया और इस बात पर जोर दिया कि चीन की सभी बंदरगाहें सभी विदेशी शक्तियों के लिए एक समान शर्तों पर खोल दी जाएं। इस सलाह को सभी देशों ने मान लिया और इस नीति से चीन का विभाजन होने से बच गया। नहीं तो बेचारा चीन ऐसे
ये छोटा सा मेरा हिस्सा, ये छोटा सा मेरा हिस्सा, ऐसे हो जाता। नहीं तो इसने क्या करा, दिमाग लगवा दिया अमेरिका वालों ने कि भैया ये सबके लिए खोल दे, बराबर एक कानून बना दे और सबके लिए खोल दे, तो फिर कोई कब्जा नहीं करेगा, सब छोड़ के भग जाएंगे। तो वही किया इसने और छोड़ के निकल लिए। फिर अपना जब व्यापार हो रहा है यार, व्यापार के चक्कर में तो कब्जे मार रहे थे और व्यापार ऐसे ही हो रहा है, तो दिक्कत क्या। फिर चीन का आर्थिक शोषण लगातार जारी रहा, ऐसे बिल्कुल छोड़ के नहीं गए वो, क्या पता बाद में कोई और हथियार ले। तो और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक चीन साम्राज्यवादियों के चंगुल में फंसा रहा। उसके बाद उसको आज़ादी मिली। अफ्रीका में साम्राज्यवाद, भैया अफ्रीका और एशिया दो ही तो महाद्वीप थे जिनके चक्कर में सारे पड़े हुए थे। एशिया के समान अफ्रीका भी एक विशाल महाद्वीप है। दीर्घकाल से अफ्रीका के संबंध में यूरोपीय देशों के लोगों को बहुत कम ज्ञान था और अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि अफ्रीका को क्या कहा जाता था, तो उसको कहते थे अंध महाद्वीप। अनुकूल परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप 1875 के पश्चात यूरोपीय शक्तियों में अफ्रीका से अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने के लिए आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। आने वाले 40 वर्षों में यूरोपीय शक्तियों में अफ्रीका के बंटवारे के लिए संघर्ष चलता रहा। परिणाम स्वरूप अफ्रीका के केवल कुछ प्रदेशों को छोड़कर सारा अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। अफ्रीका के इस विभाजन में बेल्जियम, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ने हिस्सा ले रखा था, यानी कि बहुत सारे, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, बाकी सारा जो है इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। बेल्जियम के उपनिवेश। अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे पहले बेल्जियम ने पैर उठाया। बेल्जियम के शासक सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय की सहायता से हेनरी स्टैनले नामक एक साहसी व्यक्ति ने 1878 में कांगो के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। कांगो नदी के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर 1908 में से कांगो फ्री स्टेट का नाम दिया गया। यद्यपि यह एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, अपितु बेल्जियम के अधीन एक उपनिवेश बना हुआ था। इंग्लैंड के उपनिवेश। इंग्लैंड तो भैया कहीं पीछे नहीं था। अफ्रीका के बंटवारे में इंग्लैंड का सबसे बड़ा भाग प्राप्त हुआ। इंग्लैंड ने अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप, नटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट में अपना उपनिवेश स्थापित कर लिए। 1909 में इन राज्यों को मिलाकर दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त राज्य बना दिया गया और इसके अतिरिक्त इंग्लैंड ने रोडेशिया, टंगानिका, गोल्ड कोस्ट, जाम्बिया, नाइजीरिया, सोमलीलैंड में भी अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। अफ्रीका में इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश थे मिस्र और सूडान। बस ये याद रख लेना, बस जो काम कहते हैं ना, मिस्र और सूडान पे उनका कब्जा था। अब ये मिस्र इतना काम का क्यों था आप सोचोगे, क्योंकि यहाँ से जो है ना रास्ते बने हुए थे अलग अलग जगह पे जाने के, आसान व्यापार आसान हो गया था इनका। इसी वजह से स्वेज नहर के खुलने के पश्चात ये जो नहर है ना, ये जो है ऐसे मान लो कि जैसे क्या बताऊँ आपको, जैसे ये पूरा एक हिस्सा है और पूरा जो है ऐसे यूरोप पड़ता है, मतलब यूरोप नहीं, अफ्रीका पड़ता है हमारा, और यहीं पे कोने से पे मिस्र बसा हुआ है और यहाँ से बस छोटा सा हिस्सा है, ये यहाँ से छोटा सा हिस्सा निकल रहा है इधर ऐसे में, और उसको कहते हैं हम स्वेज नहर। वहां से जो है जहाज जा सकते हैं। अगर उनको जो है उस स्वेज नहर से नहीं जाने दिया जाए, यहाँ से एंट्री बंद है भैया तुम्हारी, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, समुद्री जहाज है पहले तो यहीं से निकल जाते हैं इस नहर की वजह से। अगर ये नहर बंद हो गई तो पूरा चक्कर लगा के आना पड़ेगा पूरे महाद्वीप का, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो महत्वपूर्ण स्थान था मिस्र का और सूडान का, स्वेज नहर वाला, वो इनके कब्जे में था। स्वेज नहर के खुलने के पश्चात इंग्लैंड के लिए इन प्रदेशों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फ्रांस के उपनिवेश। अफ्रीका के विभाजन में फ्रांस ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस ने अफ्रीका में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सेनेगल, मोरक्को, पश्चिमी गिनी, मेडागास्कर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फ्रांस अपना प्रभाव मिस्र और सूडान पर भी बढ़ाना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के कड़े विरोध के कारण वो सफल नहीं हो पाया। अब देखो इतने सारे देश, इतने सारे जगह के नाम आ रहे हैं ना, याद कैसे रहेंगे, आपके मन में डाउट आएगा। तो भैया ऐसे याद मत रखो, इतने सारे आसान रहेगा, अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लेना, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा, तो जो मेरे को लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा और अभ्यास वालों में नहीं देंगे, तो वो पढ़ लेना, उससे ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसे इतने सारे देशों के नाम रट के तो दिमाग हिल जाएगा नहीं। तो फ्रांस अपना प्रभाव मिस्र और सूडान पर में भी बढ़ाना चाहता, ये तो हो गया ना शायद हमारा, फ्रांस वाला पढ़ा कि कौन सा पढ़ा था हमने, हाँ पढ़ के आए शायद, ये वाला तो पढ़ लिया ना। तो पुर्तगाल में उपनिवेश। बेल्जियम द्वारा कांगो पर अधिकार करने के पश्चात पुर्तगाल ने कांगो के निकट दक्षिण में अंगोला की बस्ती प्राप्त कर ली। पुर्तगाल ने अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित मोजाम्बिक तथा उसके साथ के प्रदेश भी आसानी से प्राप्त कर लिए। इस उपनिवेश को पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसको? पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका। जर्मनी के उपनिवेश। जर्मनी भी आ गया था बीच में थोड़ा सा मुंह मारने।
यद्यपि जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क आरंभ में उपनिवेशवाद की स्थापना के विरोध था, परंतु जर्मन देशभक्तों, उद्योगपतियों, व्यापारियों द्वारा विवश किए जाने के पश्चात जर्मनी भी उपनिवेशवाद की दौड़ में शामिल हो गया। 1883 में जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका के कुछ प्रदेश प्राप्त करके अपना उपनिवेश बना लिया, जिससे जर्मन दक्षिण अफ्रीका कहा जाने लगा। क्या कहने लगे उसको? जर्मन दक्षिण अफ्रीका। तत्पश्चात जर्मनी ने पश्चिमी अफ्रीका में टोगोलैंड और कैमरून में के प्रदेश अपने कब्जे में ले लिए। पूर्वी अफ्रीका में भी जर्मनी के ने जंजीबार और इसके पड़ोस का एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त कर लिया, जो जर्मनी पूर्वी अफ्रीका कहलाने लगा। इटली के उपनिवेश, इटली भी आ गई थी क्या बीच में? इटली ने अफ्रीका में एरिट्रिया, सोमालीलैंड तथा लीबिया के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। वह अफ्रीका के अन्य प्रदेशों पर भी कब्जा बढ़ाना चाहता था, लेकिन एबेसिनिया से मिली हार के परिणाम स्वरूप इटली का अफ्रीकी देशों में फैलाव रुक गया। यद्यपि बाद में तुर्की से हुए एक युद्ध के पश्चात इटली का ट्रिपोली पर 1912 में अधिकार स्थापित हो गया था। गतिविधि बता रखी हमको अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र पर पश्चिमी देशों के उपनिवेशों को दर्शाइए। अरे भाई, उससे अच्छा तुम ही दे देते ना मैप को, वो ज्यादा रहता। हमको चिपका दिया कि खुद ही ढूंढो, खुद ही लगा दो भैया, क्या बात है। चलो कोई ना। साम्राज्यवाद का प्रभाव, चलो देखते हैं साम्राज्यवाद के एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अन्य देशों पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़े, लंबे टाइम में क्या असर हमें देखने को मिले। पहला था यूरोप के देशों पर प्रभाव। क्या क्या पड़ा? जिन यूरोपियन देशों में औद्योगिक क्रांति आई थी, वे सभी देश अपने अपने देशों के कारखानों में बहुत अधिक माल बनाने लगे। इस माल को उन्होंने स्वयं उपनिवेशों में बेचकर अधिक लाभ कमाना आरंभ कर दिया। इन उपनिवेशों से ही ये देश सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदने लगे, जिससे सभी यूरोपीय देश व्यापार के कारण अधिक अमीर हो गए। दूसरे यूरोपीय देशों में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की होड़ लग गई। अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की इच्छा के कारण इन देशों ने अपनी अपनी सेनाओं पर को अधिक बल शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़ाई करनी है यार, लड़ाई के लिए तो बड़ी सेना चाहिए, तो वो कर दिया इन्होंने शुरू, जिसके कारण सभी यूरोपीय देशों में आपसी द्वेष बढ़ गया और वे एक दूसरे के विरुद्ध दो गुटों में बट गए। वो आपस में कुछ तक बच गए कि भैया ये जमीन मेरी थी, तू कैसे घुस गया, तू कैसे घुस गया, और खुद ही लड़ने लग गए आपस में। अगले तो मरे मरे, खुद भी मार रहे हैं एक दूसरे को। यूरोपीय देशों की आपसी शत्रुता के कारण ही पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, जिसके परिणाम आपको पता ही है। फिर विश्व युद्ध 2 ही हुए अभी तक, और जिसमें बहुत बड़ा कल्याण हुआ था दुनिया भर का। दूसरा देखते हैं एशिया पर प्रभाव, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं ना, हमारे ऊपर 2 प्रभाव पड़े। सकारात्मक फायदा भी हुआ हमें कुछ, नुकसान भी बहुत हुआ। नुकसान ही नुकसान था, वैसे तो फायदा थोड़ा ही हुआ। पहले सकारात्मक सुन लेते हैं, थोड़ा खुश हो जाता दिल। साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उपनिवेशों में पश्चिमी शिक्षा लागू की। इन देशों की, अरे पूर्ण विराम लगा देते ना, इन देशों के लोगों को दूसरे देशों की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन का अवसर मिला। परिणाम स्वरूप इन देशों में राष्ट्रीय जागृति का उत्थान हुआ। साम्राज्यवादी देशों के पूंजीपतियों ने अधिक लाभ कमाने के लिए उपनिवेशों में नए उद्योग स्थापित किए, जिससे इन लोगों को रोजगार प्राप्त करने के नए अवसर प्राप्त हुए। साम्राज्यवादी देशों ने अपने अपने उपनिवेशों में व्यापार बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक सड़कें बनवाई, रेल की पटरियां बिछवाई, और जिससे इन उपनिवेशों में यातायात के साधनों का विकास हो गया। ये थी तो चंद बातें जो अच्छी मीठी वाणी बोलिए वो लग रही थी, बट इसका नुकसान पड़ो बस। अब साम्राज्यवादी देशों में अपने अपने उपनिवेशों से अपने स्वयं के देशों के उद्योगों के लिए सस्ते दामों में कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया, और अपने देशों में निर्मित माल अधिक दामों पर बेचना शुरू कर दिया। और साथ ही उन्होंने उपनिवेशों के निजी उद्योगों में बने हुए माल को बेचने के लिए अनेक प्रतिबंध लगा दिए। वो क्यों लगा दिए? क्योंकि भैया कब्जा तो उन्हीं का है, वो जैसा मन करेगा वैसे चलाएंगे, जिससे उपनिवेशों के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों के किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया, जिससे उपनिवेशों के किसान भी गरीब हो गए। साम्राज्यवादी देशों के लोग अपने आप को सभ्य मानते थे और उपनिवेश के लोगों को नीच समझते थे। वे इन लोगों के से मेलजोल स्थापित नहीं करते थे। इन लोगों के लिए होटल, क्लब, रेलगाड़ी के डिब्बे भी अलग होते थे। उपनिवेशों के लोगों को उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था। साम्राज्यवादी देशों के ईसाई प्रचारकों ने उपनिवेश के लोगों को बलपूर्वक ईसाई बनाना और शुरू कर दिया। उपनिवेशों के लोगों को कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे और धर्म परिवर्तन करवाया जाता, जिससे इनमें शत्रुता बढ़ गई। तो ये थे नुकसान, मतलब कुल मिला के फायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ।
बट कर भी क्या सकते थे। साम्राज्यवाद का भारत पर विनाशकारी प्रभाव, क्योंकि भारत के लिए तो हम इतनी बकवास पढ़ रहे हैं अभी तक, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यद्यपि भारत पर अंग्रेजों के अधिकार के कई अच्छे प्रभाव पड़े, उन्होंने भारत में जो है ना आधुनिक न्याय प्रणाली लागू की, कानून व्यवस्था, पहले कानून व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही खुटर मुटर लगी रहती थी, तो कोई कानून ही नहीं था, तो कानून का शासन स्थापित किया। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था भी शुरू करी। उन्होंने भारत में यातायात संचार के साधनों का विकास किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करके भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न की। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, ये उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, ये सब हमारे फायदे के लिए नहीं करा। मतलब थोड़ा सा अपने लेवल पे बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से शोषण कर पाए। अब प्रभाव सुन लेते हैं। पहला था गांव की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का छिन्न भिन्न हो जाना। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले गांव में किसानों के अतिरिक्त अन्य उद्योग करने वाले लोग भी रहते थे, जैसे कुम्हार, बढ़ई, लुहार, धोबी, नाई, जुलाहे, मोची, वैद्य, तेली, कहार आदि बहुत सारे लोग थे। ये सभी लोग इकट्ठे मिलकर गांव की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते, किसी से ना लेना कुछ ना देना, बाहर वालों से खुद ही चेप्पा लगा रहे थे अपना। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक गांव स्वावलंबी था। राजस्व अथवा लगान की अदायगी फसलों के रूप में की जाती थी, परंतु अंग्रेजों ने भारत में लगान संबंधी नई नीतियां लागू कर दी। अब लगान समझते हो ना, जैसे एक कर होता है, कर तो शायद हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि जमीन से जो है ना कर लिया जाता था लोगों से भारत में, जबकि यूरोप में जो है वैसे ही फसल ले ली जाती है, बट यहाँ पे इन्होंने लगान को लेकर नई नीति लागू कर दी। लगान अब निश्चित रकम के रूप में वसूल किया जाने लगा, जिससे किसान अपनी फसलें बेचने के लिए विवश होने लगे। यानी कि अब उनसे पैसे लेने लगे, और वो भी फिक्स कि तुझे 1 रुपया देना तो 1 रुपया देना है, चाहे तेरी फसल मरे चाहे जिए, हमें कुछ मतलब नहीं है, चाहे बढ़िया हो जाए। अब उनको मजबूरी में अपनी फसलें बेचनी पड़ी। पहले वो बेचते नहीं थे, पहले अपने पास रख लेते, ऐसे फसल के दे देते सरकार को। अगर कर देना होता तो फसल देते थे उसके बजाय, मतलब पैसे देने के बजाय। तो पैसे देने हैं तो फसल बेचनी पड़ेगी, तभी आएंगे ना वो, तो बेचनी पड़ी। अंग्रेजों ने भूमि को गिरवी रखने बेचने की वस्तु बना दिया, जिससे किसानों को भूमि से बेदखल किया जा सकता था। गांव में बाहर से बहुत सी निर्मित वस्तुएं पहुंचने के कारण स्थानीय दस्तकारों के उद्योग भी नष्ट हो गए। इन सभी कारणों से गांव की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। आत्मनिर्भर गांव अब बर्बाद हो चुके थे। भारतीय धन और अथवा संपदा का निष्कासन। अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने के पश्चात भारतीय धन एवं संपदा का एक बहुत बड़ा भाग निरंतर इंग्लैंड जाता रहा, जिसके बदले में भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। इससे आर्थिक दोहन एवं संपदा का निष्कासन कहा जाता था। अंग्रेजों के भारत में आगमन से पहले अनेक विदेशी राजवंशों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए। वे भारत में ही स्थायी रूप से बस गए। उन्होंने कर के रूप में इकट्ठा किए गए धन को भारत में ही खर्च किया। उन्होंने यह धन राज्य विस्तार करने अथवा नई नहरों, सड़कों, सुंदर राजमहल बनाने, भोग विलास का जीवन व्यतीत करने पर खर्च कर दिया। इस धन से भारतीय उद्योगों, व्यापारियों का विकास हुआ और हजारों भारतीय लोगों को रोजगार मिला। लेकिन अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने के पश्चात भी विदेशी बने रहे और उन्होंने भारत से प्राप्त किए धन का अधिकांश भारत की अपेक्षा इंग्लैंड में खर्च किया। इंग्लैंड में जाके ऐशो आराम कर रहे थे वो। यह धन सैनिक और असैनिक अधिकारियों को भारी वेतन पेंशन के रूप में भारतीय राजकोष से दिया जाता था। अंग्रेजी कंपनी के शासनकाल में कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय शासकों, जमींदारों और व्यापारियों से उचित अनुचित ढंग से प्राप्त किया धन इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। एक अनुमान के अनुसार केवल 1758 से 65 तक लगभग 60 लाख पाउंड की संपदा इंग्लैंड भेजी गई थी। ये जो पाउंड है ना, ये उनकी करेंसी आई थिंक, तो बहुत बड़ी रकम थी, मान सकते हो, एक तरीके से कह सकते हो। व्यापार से भी भारी मुनाफा होता था और वह धन भी इंग्लैंड भेजा जाता। चौथा, इंग्लैंड के उद्योगपति एवं पूंजीपति भी अधिक धन कमाने के लिए अपने अतिरिक्त धन भारत में रेलों, सड़कों, नहरों के निर्माण, चाय कॉफी के बागों, कोयले की खदानों में लगाते थे। इस धन का ब्याज और लाभ भी इंग्लैंड को ही जाता था। इन सभी कारणों से भारतीय धन संपदा इंग्लैंड जाती रही और भारत में धन संपत्ति का निरंतर अभाव होता रहा। और समय बीतने के साथ भारत, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, गरीब देश बन के रह गया। कुछ नहीं बचा देश के पास में, कंगाल कर दिया इन लोगों ने। अगला देखते हैं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। हस्तशिल्प उद्योग समझते हो ना, हाथों से जो काम धंधे होते थे, हाथों से कपड़ा बनाना या कुछ भी करना, तो उन धंधे बर्बाद कर दिए थे इन्होंने।
औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए। इनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा और यह माल सुंदर और सस्ता होता था। अतः भारतीय माल जो लघु उद्योगों द्वारा निर्मित होता था उनके सामने नहीं टिक सका और भारतीयों को अपना माल कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होना पड़ा। अब मजबूरी है भैया, सामने देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आपको आपकी सिम का रिचार्ज करना है। एक कंपनी दे रही है आपको 84 डेज का ही प्लान है आपके दोनों, तो एक कंपनी दे रही है 200 रुपये में और एक कंपनी दे रही है 600 रुपये में। आप कौन से पे जाओगे? 200 पे। तो वही काम हो गया, सब लोग इंग्लैंड वाली साइड भग गए। भैया थोड़ा सा फर्क है, कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा, और अब वो 600 वाला भी क्या होगा, 200 पे आ जाएगा। तो वही हुआ यहाँ पे, इन लोगों को सस्ते में बेचना पड़ गया, मतलब घाटे में जा रहे थे ये लोग। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारतीय लघु उद्योग धंधे बंद होने शुरू हो गए। बंद तो होंगे भैया, अब कैसे चलाएं, गुजारा तो चलाना है ना, गुजारे जितना भी कमाई नहीं हो रही तो फिर क्या ही फायदा उस धंधे का, तो इन्होंने बंद ही कर दिया फिर ऐसे करते करते। दूसरा जो है, भारतीय लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं जब इंग्लैंड और यूरोप के बाजारों में पहुंचती थी तो उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते ताकि वहां के लोग उन्हें खरीद ही ना सके। जैसे कि भारत में है ना, भारत में क्या कर रहे हैं, भारत में जब गाड़ी आती है विदेशी गाड़ी, भारत में जो जिनके प्लांट लगे हुए हैं जैसे मारुति हो गई और भी टाटा की है, तो उसके अलावा जो बाहर से गाड़ी है लाइक टेस्ला आएगी या कोई भी गाड़ी आएगी महंगी ब्रांडेड गाड़ी, तो उसके ऊपर जो है 100% का टैक्स लगा दिया जाता है। मतलब कि अगर गाड़ी जो है 5 लाख रुपए की आपकी, तो वो गाड़ी हो जाती है, 5 की तो होती नहीं वैसे, 5 लाख की है तो वो हो जाएगी आपकी सीधी 10 लाख रुपए की। अब वो जो फीचर 5 लाख रुपए में दे रही है उस हिसाब से तो वो ठीक है, बट वो ही चीज़ अगर हमें 10 लाख रुपए के हिसाब से मिले तो हमें खराब लगेगी, तो उसकी वजह से गाड़ी बिकेगी नहीं तो कंपनी भग जाएगी कि हम नहीं बेच रहे यहाँ पे। तो वो फंडा लगा रहे थे लोग, वहां पे जाके उन पे टैक्स वैक्स प्रतिबंध लगा रहे अलग अलग चीजें ताकि वहां के लोग उनको खरीदे ही नहीं। इस कारण भारतीय लघु उद्योगों को गहरा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान करवा दिया उन्होंने, जिससे भारतीय दस्तकार और शिल्पकार बर्बाद हो गए। तीसरा कारण था, भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों द्वारा बनाए वस्तुओं के बड़े खरीदार भारतीय शासक और राज दरबार थे, परंतु अंग्रेजों के ने 19वीं शताब्दी के मध्य तक सभी देश राज्यों का अंत कर दिया। अब राजा शासन जो शासक थे वो खरीदा करते थे इनको, बड़े महंगे शौकीन हुआ करते थे, लेकिन अब जो उन्हें वो रहे ही नहीं, बर्बाद ही कर दिया उनको ही, तो खरीदेगा कौन? कोई नहीं खरीदने वाला, जिससे उनके मुख्य ग्राहक जो है खत्म हो गए, जहां से उनकी कमाई आती थी, फ्री फंड का पैसा आता था, वो भी खत्म हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीय लघु उद्योग पूर्ण रूप से नष्ट हो गए और उन्हें काम करने वाले दस्तकार और शिल्पकार बर्बाद हो गए। अगला था हमारा वो है उद्योगों का पिछड़ापन, यानी कि उद्योग धंधे जो है वो पिछड़ गए, जो धंधे चल भी रहे थे वो भी पिछड़ गए। इंग्लैंड की सरकार ने भारत में औद्योगिक विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं करे। भारी धातुएं और बड़ी मशीनें बनाने वाले उद्योगों को, जिन पर अन्य उद्योगों का विकास निर्भर था, जानबूझकर प्रोत्साहित नहीं किया गया, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार भारत में भारतीय उद्योगपतियों की अपेक्षा ब्रिटिश उद्योगपतियों के हितों पर ध्यान देती थी। यानी कि भारत वाले की इज्जत नहीं थी वहां पे कुछ भी, तो भारत में उद्योग लगवाने ही नहीं देती थी वो उनको, या लगाता था तो बाहर वाला बंदा, इंग्लैंड वाला बंदा आके ही लगाता था, यहाँ वाला नहीं लगा सकता था। भारत में लगाई गई बहुत सी प्रारंभिक मिलों कारखानों के मालिक अंग्रेज थे और भारतीय ब्रिटिश सरकार अंग्रेज उद्योगपतियों की हर संभव सहायता करती थी। परिणाम स्वरूप विदेशी पूंजी का भारतीय पूंजी पर दबाव बना रहा। भारत में इंग्लैंड के उद्योगों में निर्मित वस्तुएं ही बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाई जाती। उदाहरण के लिए भारत में रेल लाइन बिछाने के लिए रेल की पटरियां, रेल के डिब्बे, अन्य सामान इंग्लैंड से आता था, भारत में नहीं बनाएंगे, वहां से मंगाएंगे हम। तो अब वहां से मंगाएंगे तो पैसा फायदा किसका होगा? इंग्लैंड का होगा, यहाँ वालों का थोड़ी ना होगा। साम्राज्यवादी नीतियों के कारण ही देश में औद्योगिक विकास असंतोषजनक बना रहा। अगला पॉइंट हमारे पास वो है निर्यात की अपेक्षा आयात को बढ़ावा देना। निर्यात नहीं करा इन्होंने, आयात करा। देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत से सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, गरम मसाले, नील चाय आदि का बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। यूरोपीय बाजारों में इन वस्तुओं की बहुत अधिक मांग थी, लेकिन भारत में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात अब भारत उनको ही चाहिए था, वही भारत में आके टपक पड़े। अंग्रेजों ने भारत में इस प्रकार की नीति अपनाई जिससे भारत में आने वाले ब्रिटिश माल का पर नाम मात्र का आयात शुल्क लगाया जाता था। वहीं इंग्लैंड में भारतीय दस्तकारों द्वारा तैयार किए गए कपड़े, अन्य वस्तुओं पर भारी शुल्क और प्रतिबंध लगाया जाता था ताकि यूरोप के लोग इन भारतीय वस्तुओं को खरीद ही ना पाए। महंगी करने का फंडा था टोटल। परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़े और अन्य वस्तुओं का निर्यात धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन भारत में इंग्लैंड के उद्योगों में तैयार माल का आयात बढ़ता रहा। इंग्लैंड की आयात निर्यात नीति के कारण भारतीय उद्योग कारखाने बंद होने शुरू हो गए।
तो ये भी इन्होंने बड़ा टेढ़ा दिमाग लगा दिया यार। भारतीय कृषि और किसानों पर दुष्प्रभाव। अब ये जो है ना, ये पूरा जो है टोटली जितने भी हम पढ़ रहे हैं प्रभाव, ये एक ही क्वेश्चन में आएंगे इकट्ठे कि भारतीय जो है ना, अंग्रेजों का, इंग्लैंड का जो शासन है उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा। तो ये पॉइंट वाइज बनाने हैं, मैं बना के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अगर अभ्यास में दे रखा होगा तो वहां से मैं ऐड कर दूंगा, उसकी दिक्कत मत लेना तुम। ऐसे पूरे पूरे नहीं पढ़ने, ये थोड़े थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे आपको। बट तो यहाँ पे जो है किसानों के ऊपर क्या असर पड़ा। भारत पर इंग्लैंड के अधिकार का भारतीय कृषि पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भारत की ब्रिटिश सरकार ने किसानों से लगान इकट्ठा करने के लिए जितने भी भूमि प्रबंध लागू किए वे सभी किसानों के शोषण पर आधारित थे। यानी कि मान लो तुम्हारे खेत से कमाई हो रही है 2 रुपए की, आपसे उगाई मांगी, लगान मांगी जाएगी 3 रुपए की, तो शोषण ही शोषण था। किसानों की लगान आधी उपज लगान चुकाने में लग जाती हो। चलो कोई ना, कुछ तो रैम कर रखा था, 1 रुपया था, चलो ठीक है। कमाई हो रही है 2 रुपए और इनकी पैसा जा रहा है सरकार को 1 रुपया, बचा तुम्हारे पास 1 रुपया। 1 रुपये से घंटा कुछ नहीं होने वाला था फिर। तो आधी उपज लगान चुकाने में लग जाती। कर इकट्ठा करने के नियम इतने कठोर थे कि किसानों को हर हाल में, चाहे फसल हो या फिर बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं मतलब उनको, तो वो देनी पड़ती थी। वे अपनी भूमि बचाने के लिए महाजनों से ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार लेते और महाजनों के चंगुल में फंस जाते। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने भूमि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप बहुत सी भूमि खराब हो गई, जिससे किसान दरिद्र हो गए। यानी कि अब जमीन रखे भी क्या करे जब कुछ पैदावार ही नहीं हो रही। साथ ही उपज कम होने से जो है देश में बार बार अकाल पड़ने लग गए। सूखा पड़ेगा तो फसल कम होगी, टोटली बर्बाद हो गए किसान, कह सकते हो आप एक तरीके से। पश्चिमी शिक्षा लागू होना। अंग्रेजों ने भारत में 1835 में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू की, जिससे अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और आप जो है खुशकिस्मत हो कि आप अभी तक हिंदी मीडियम में अटके हुए हो, अंग्रेजी मीडियम में नहीं गए, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं बने आप अभी तक, है ना। तो इंग्लिश मीडियम में बनने में से बुराई आज के टाइम पे तो नहीं है, आज के टाइम पे बहुत फर्क है। बट हाँ, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को छोड़ के दूसरी भाषा को इतना क्यों अडॉप्ट करना। स्कूलों में बोला जाता है इंग्लिश बोलिए, ये करिए, वो करिए। भैया हमारी भाषा भी कुछ है, हम तो वैसे हरियाणा से, हरियाणवी बोलनी भी बहुत है हमारी, तो है ना। चलो कोई ना, जो भी है आपकी मर्जी है, आपको आज तो आज़ादी है यार, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, चाहे तुम चाइनीज बोलने लग जाओ यहाँ पे। परंतु अंग्रेजों द्वारा लागू की गई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य भारतीयों का मानसिक और नैतिक विकास करना नहीं था। उनका मकसद था कुछ भारतीयों की ऐसी श्रेणी पैदा करना था जो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त करके उनके क्लर्क इत्यादि के छोटे पदों पर थोड़े वेतन में कार्य कर सके। मतलब कि कह सकते हो सस्ते मजदूर चाहिए थे उनको, और वो मजदूर इतने हो बस कि उनसे जो है उनके मालिक है यानी कि अंग्रेज है उनसे बात कर सके और जो वो कहे उसको समझ सके, बस इतना चाहिए था उनको, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए था, उनसे कुछ उम्मीद नहीं करनी थी। भारत में स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों का उद्देश्य भी भारतीयों को उच्च स्तर की शिक्षा देना नहीं था। स्त्री शिक्षा, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक तकनीक शिक्षा की पूर्ण अवहेलना की, जिससे भारतीय विश्व के अन्य देशों के नागरिकों की अपेक्षा पिछड़ गए। कुछ उच्च और मध्य वर्गीय भारतीयों ने पश्चिमी देशों में शिक्षा प्राप्त करके भारत के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन पश्चिमी शिक्षा ने भारत की सभ्यता संस्कृति को गहरा नुकसान पहुंचा दिया। और वैसे तो आजकल भी यार पढ़ाई आपको पता है कितनी बढ़िया होती है, सरकार को कहीं ना कहीं कुछ करना चाहिए इस चीज़ को लेके। मतलब अभी भी हरियाणा सरकार करी है, बाकी सरकार का मैं देख रहा हूँ कोई कुछ नहीं कर रहा। एनसीईआरटी की किताब आपको नहीं आइडिया हो, आप 10th में आ चुके हो, आपको जाननी चाहिए ये चीज़ें। देखो 2004 के अराउंड में आपकी किताबें आई थी एनसीईआरटी की, जो इससे पहले लगती है। बाकी की जो बुक्स है आपकी हिंदी, इंग्लिश, फलाना ढिमक्का, बहुत सारी किताबें ना, तो वो 2004 के अराउंड में बनाई गई थी। और आज चल रहा है 2022, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाद में बनेगी अलग बात है, बाद में देखोगे। बट यहाँ पे कितना साल बीत चुके हैं, 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद ये पहली इतिहास की किताब हरियाणा में लॉन्च करी गई है। बट इसके अलावा देखो यार कुछ है ही नहीं अपडेट। 2004 की नॉलेज आपको 2022 में मिल रही है, इनके सुधार की जरूरत है। अब ऐसा नहीं रहा भैया कि बिना पढ़े ऐसे ही मतलब तुक्का भिड़ाते रहो, तुम काम की चीज़ें पढ़ाओ। ये किताब बनी है, आई अप्रिशिएट दिस, ये किताब बहुत बेहतरीन है, मतलब नेक्स्ट लेवल किताब है यार ये। मतलब इसमें जो है ना फालतू की बकवास हटा दी है सारी, और मेन मुद्दे जो जानने की जरूरत है हमको वही दिए गए हैं। तो ये मेरे को बढ़िया लगा, और उम्मीद है यार हरियाणा सरकार सारे को, सब चीज़ों को जो है सारी किताबें बदल दे, बढ़िया रहेगा। ताकि हमें जो है, जो हमें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर किसी और मामले में, तो वो वही मिले, फालतू नहीं मिले हमको, कुछ भी कचरा पढ़ने को ना मिले। तो वो भी चीज़ है, तो उसके ऊपर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन बढ़िया हो सकती है भारत की, काफ़ी हद तक बढ़िया हो सकती है अगर रटने वाला सिस्टम हटा दिया जाए। अब इसमें जो है, इसमें आप समझते चलो, रटोगे तो कुछ होना भी नहीं है। देखो चलो ईसाई धर्म के प्रसार के बारे में जान लेते हैं, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ईसाई धर्म प्रचारक भी बड़ी संख्या में भारत में घुसने लग गए। ये पादरी बड़े
उत्साह से ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, क्योंकि भैया नए नए मुर्गे मिल रहे थे, इनको पकड़ पकड़ के ला रहे कि चलो ईसाई धर्म में आ जाओ तुम। ईसाई धर्म प्रचारक विद्यालयों, महाविद्यालय, अस्पताल, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, जेलों आदि में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। इस काम के लिए उन्हें ब्रिटिश भारतीय सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त था। उन्होंने लोगों को ईसाई धर्म में मिलाने के लिए प्रत्येक उचित अनुचित ढंगसार अपनाया, चाहे मारो काटो कुछ भी करो, ईसाई बना के छोड़ो इनको। वे भारतीय धर्मों तथा परंपराओं की निंदा करते थे। सेना में भी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई पादरी रखते थे। ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को कई प्रकार की सुविधाओं और प्रलोभन दिए जाते। ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक संख्या में भारतीय जो है ईसाई बना दिए गए, जिससे प्राचीन भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। यानी कि पहले से जो हमारी सभ्यता संस्कृति चली आ रही थी उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। इस प्रकार ये सारी बकवास पढ़ने के बाद हमें समझ आता है, स्पष्ट है कि आधुनिक युग का साम्राज्यवाद प्राचीन साम्राज्यवाद से अलग था। ये प्राचीन साम्राज्यवाद की तरह सैनिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद नहीं था। यह साम्राज्यवाद नव साम्राज्यवाद अथवा नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। इसे आर्थिक साम्राज्यवाद कहना भी उचित होगा, यानी कि पैसे में बर्बादी करी है इन्होंने और कुछ नहीं करा। इसके साथ साथ इसमें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की झलक भी है। इस साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद से एशिया व अफ्रीका के धन संपदा के परिपूर्ण राष्ट्रों का अधिकांशिक आर्थिक शोषण और दोहन हुआ, जिससे ये राष्ट्र गरीब होते चले गए और यूरोप के लोग अमीर और अमीर और अमीर होते चले गए। बस एशिया व अफ्रीका के लोगों के दोहन का प्रभाव आज भी इन महाद्वीपों में देशों में नजर आता है। भारत में देख लो यार कितनी गरीबी आज भी। तो ये गरीबी सोने की चिड़िया कहते थे, इतना सोना था घर में जो है ना, एक महिला नॉर्मल जो गरीब घर होता था उसके घर में भी 1 किलो सोना मिल जाएगा तुमको। इतने गरीब हुआ करते थे पहले भारत में। और आज देख लो तुम, आज इतने गरीब है कि किलो नहीं है भैया, 10 ग्राम मिलेगा बस। अगर गरीब है तो 10 ग्राम तक मिलेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला फिर। तो ये देखो तुम कहाँ से कहाँ आ चुका है देश। और कुछ के घरों में तो ये भी नहीं मिलेगा तुमको, कंगाली है बहुत ज़्यादा। तो इतनी खस्ता हालत कर दी है इस सारे सिस्टम ने, इनके अंग्रेजों के सिस्टम ने। ये तीसरी दुनिया कौन सी आ गई? तीसरी दुनिया के देश अभी भी गरीबी और भूखमरी से लड़ रहे हैं। यह गरीबी, दरिद्रता व भूखमरी उपनिवेशवाद की विरासत है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद ने भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र की जड़ों को भी खोखला कर दिया और आपसी फूट और तनाव के बीज बोकर इस विशाल राज्यों को 2 भागों में बांट दिया। वर्तमान में आर्थिक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की विचारधारा थोड़े भिन्न रूप में लगातार चली आ रही है। आज भी हम लोग सोचते हैं भैया अंग्रेज बड़े महान हैं, वो महान नहीं है। इतने महान होते तो देश में कुछ करके जाते। देश में करना थोड़ा था और कमाई ज़्यादा करनी थी, तो वो अपनी टेक्निक लगा के लूट लाट के निकल लिए थे भैया। ठीक है, चलो आई होप आपको चैप्टर तो समझ आ गया होगा। आसान सा चैप्टर था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। आपको जो है इसके नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर और सारी बाकी की चीज़ें जो है मिल जाएंगी। तो प्ले लिस्ट और जो है पेज पे जाके विजिट आउट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।